नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है रोहित सिंघल और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अपन अभी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर अपन ने अभी एग्रीकल्चर सेक्टर उठा रखा है। इससे पहले अपन ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को कंप्लीट किया। ठीक है, अब एग्रीकल्चर सेक्टर में आज अपना थर्ड लेक्चर है, एक तरीके से आप ये मान सकते हो। पहला अपन ने डिस्कस किया मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सेकंड अपन ने फार्म लोन वेवर, और आज अपन डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है पहले तो ये जान लेते हैं। क्योंकि इस साल इसका मॉडल एक्ट बन के आया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी फोकस किया है क्योंकि फार्मर्स की इनकम को डबल करने का टारगेट है 2022 तक। तो पक्का इस पे क्वेश्चन आ सकता है। करंट अफेयर्स में रहा है ये, है ना। आप देख सकते हैं मॉडल एक्ट ऑफ 2018 कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे। बट आपको अब देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको सारा टॉपिक कवर करवा दूंगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, जो जो सारी अच्छी अच्छी बातें हैं उसमें से अपन सारी निकाल चुके हैं ऑलरेडी। अब सबसे पहले तो बात ये आती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती क्या है। तो अपन कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फार्मर है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, फार्मर उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर ले पहले से ही। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में बोलते हैं अनुबंध, है ना। कोई एग्रीमेंट एक तरीके से। वैसे एग्रीमेंट जो वैलिड होता है लॉ के अंदर उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉपर डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट की होती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कॉन्ट्रैक्ट्स पे अप्लाई होता है। ठीक है, बट इतना अपन को जानने की जरूरत नहीं है, टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिंपल आप ये मान लीजिए एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है, दो पार्टीज मिलके बैठ गई। अब इसमें कौन कौन है? फार्मर और कंपनीज। अपन ने इसका बेस्ट एग्जांपल लिया था पेप्सिको कंपनी का। पेप्सिको कंपनी को केचप प्लांट जो होता है, टोमेटो केचप, वो उसको प्लांट इस्टेब्लिश करना है या फिर लेज वगैरह ये सब चीज़ें बनानी है, अंकल चिप्स। तो वो क्या करती है कि जो पंजाब के फार्मर्स हैं, ठीक है, 1990s की बात है, मतलब 1990s के बाद की बात है, 1998 या 6-7 के आसपास की, कि वो फार्मर के पास जाते हैं पंजाब के अंदर और उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप हमें पोटैटो और टमाटो ग्रो करके दे दीजिए। ठीक है, और हम आपको इसके बदले पैसे इतने दे देते हैं। अब इससे आपको ये सोचना है बिल्कुल दिमाग लगा के कि इससे फार्मर को क्या फ़ायदा है और कंपनी को क्या फ़ायदा है। पहले अपन ये देखते हैं कि कंपनी को क्या फ़ायदा होगा। कंपनी को ये फ़ायदा होगा कि उसको रॉ मटेरियल मिल गया केचप बनाने के लिए। जो रॉ मटेरियल होता है टोमेटो, ठीक है, टमाटर, वो मिल गया। या फिर लेस बनाने के लिए या अंकल चिप्स बनाने के लिए उसको जो पोटैटो होता है, आलू होता है, वो मिल गया। ठीक है, मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है, जो फार्मर होता है वो फसल बोने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो कंपनी अब क्या एश्योर्ड हो चुकी है, एक तो कि मुझे आलू या टमाटर मिल जाएंगे, ये पक्का हो चुका है 3 महीने बाद। ठीक है, मान लो 3 महीने बोने में लगेगा, पूरा का पूरा उगने में लगेगा उसको। ठीक है, तो 3 महीने में फसल तैयार हो जाएगी। तो पहले से ही अपन ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। ठीक है, तो सामान को बोने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और प्राइस भी पहले ही फिक्स हो चुकी है। मान लो 10 रुपये किलो में टमाटर बेचे जाएंगे। ठीक है, या कंपनी बोल रही है कि हम 10 रुपये किलो में टमाटर आपसे या आलू आपसे खरीद लेंगे। अब फायदे क्या है कंपनी को इसके? एक तो उनको श्योर हो गया कि रॉ मटेरियल मिल जाएगा। दूसरी श्योरिटी क्या हो गई है? क्वालिटी। क्वालिटी कैसे? कि अब है ना, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसा नहीं है कि 2-3 फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। वहाँ पे पंजाब के अंदर बहुत सारे फार्मर्स, हो सकता है पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट, है ना, उससे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर ले। और ज़्यादातर कौन से फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट करेगी? बड़े फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। क्योंकि ना अपन कभी मैकडी जाते हैं तो मैकडी में बर्गर खाया, तो ऐसा नहीं कि जयपुर के मैकडी का बर्गर का टेस्ट अलग है और दिल्ली की मैकडी का बर्गर का टेस्ट अलग है या कहीं और का बर्गर का टेस्ट अलग है। इन सबके स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं, है ना, सबका टेस्ट एक जैसा होता है। तो वो आलू भी क्या होने चाहिए? एक जैसी क्वालिटी के होने चाहिए। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है? उनसे कॉन्ट्रैक्ट करती है कि भाई आपको इसी तरीके के आलू बोने हैं। तो सबके सब फार्मर फिर क्या करेंगे? उस एरिया में आलू बोएंगे। अब आप सोचो, आपको मेरे हिसाब से एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेज भी थोड़े थोड़े पता लग रहे होंगे अपने आप ही, जैसे जैसे आप सुन रहे हो ये बातें। ठीक है, नहीं पता लग रहे तो कोई बात नहीं, अपन आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, और क्या फ़ायदा है कंपनी को? क्वालिटी मिल गई एक जैसी, एक प्राइस पहले से तय हो गई, रॉ मटेरियल जो है वो भी श्योरिटी मिल गई है। ठीक है, ये फ़ायदा है कंपनीज को। अब अपन बात करें फार्मर को क्या फ़ायदा है। फार्मर को आपको पता है कि इंडिया के अंदर अभी ज़्यादा फार्मर किस लिए रोता है? क्योंकि उसकी फसल ज़्यादा उग जाती है।
अभी ऐसा नहीं है कि इंडिया में प्रोडक्शन कम है एग्रीकल्चर का, हाँ प्रोडक्टिविटी जरूर कम है लेकिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वही इंडिया में फार्मिंग का डिस्ट्रेस का कारण है। मतलब जो फार्मिंग के अंदर तकलीफें हैं इस टाइम पे क्या चल रही है कि उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो उसकी चीज़ की प्राइस क्या हो रही है, अपने आप गिर रही है, प्रोडक्शन की जो रेट है वो गिर रही है। तो ये फार्मर को भी तकलीफ है इस टाइम पे। तो अगर मान लो आपने पहले से ही प्राइस तय कर ली कि मुझे इस रेट पे माल बेचना है कंपनी को, तो अब चाहे रेट मार्केट में 3 महीने बाद कितना भी टूट जाए, फार्मर क्या बोलेगा, मेरे को तो 10 रुपये किलो आलू या टमाटर के मिलेंगे ही, तो ये टेंशन खत्म, ठीक है। फिर और क्या फायदे हैं फार्मर को, इससे बड़ा फायदा ये है कि उसको टेक्नोलॉजी मिलेगी कंपनी से। कंपनी उसको बताएगी कि भाई तुझे क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, किस तरीके के बीज यूज़ करने चाहिए, कैसे फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए, फर्टिलाइज़र का क्या रेशो होना चाहिए, ठीक है, सॉइल के अंदर और क्या चीज़ें डालनी चाहिए, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स वगैरह क्या यूज़ करने चाहिए। इवन कंपनी फार्मर को लोन भी प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। या फिर मान लो अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है लिखा पढ़ी में हो गया पूरा कॉन्ट्रैक्ट, तो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे फार्मर क्या कर सकता है, लोन लेने बैंक में भी जा सकता है कि देखो मेरा तो पहले से ही कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो मेरा जो माल है वो श्योरिटी है कि इतने रुपए में बिक जाएगा। समझ रहे हैं आप? अच्छा, तो ये फायदा हो गया किसको, फार्मर को। फार्मर को अब ये भी टेंशन नहीं है कि उसका माल कौन खरीदेगा, ठीक है। पहले क्या होता था, अपन देखते हैं, अभी अभी भी देखते हैं कि सड़कों पे किसान फेंकने को मजबूर हो जाते हैं क्योंकि प्राइस ही नहीं मिलते फार्मर को कई बार उसके प्रोडक्ट के, तो वो क्या करेगा बेचारा, वो सड़कों पे ही फेंकेगा उसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है दिक्कतें दूर हो जाएगी। गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट की क्या परेशानी दूर होगी, आपको पता है, अगर फार्मर खुश तो गवर्नमेंट खुश, ठीक है। तो गवर्नमेंट जैसे क्या है, अभी गवर्नमेंट को एमएसपी पे खरीदना पड़ता है बहुत सारा सामान, है ना, फार्मर से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, और इसके लिए गवर्नमेंट को खुद वेयर हाउस बनाने पड़ते हैं, बड़े बड़े स्टोर हाउस बनाने पड़ते हैं, गोडाउन बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अगर फार्मर से खरीदने वाले कोई बड़ी कंपनी होगी, ऑर्गेनाइज कंपनी, ठीक है, तो गवर्नमेंट का ये बर्डन छूट जाएगा। अब गवर्नमेंट को फिर टेंशन नहीं रहेगी कि हमें फार्मर से एमएसपी पे माल खरीदना है, ना गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट सिस्टम होगा फिर, ठीक है, प्रोक्योरमेंट की टेंशन कम हो जाएगी। फिर गवर्नमेंट खरीदेगी बस केवल अपना जो पीडीएस सिस्टम है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, अपनी जो राशन की दुकानें होती हैं उनको चलाने के लिए। फिर गवर्नमेंट को ये नहीं है कि भाई मुझे फार्मर से इसलिए खरीदना है कि फार्मर के जो दुख हैं उसको दूर करना है, वो गवर्नमेंट की दिक्कत खत्म हो जाएगी, ठीक है। और आप क्या सोच सकते हैं इसके अंदर क्या फायदे हैं, ठीक है, अपन देख लेते हैं। अब अपन ये देखते हैं कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं ना। अभी आप केवल सोचो, ठीक है, ये आराम से अपन लिखा हुआ देख लेंगे, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस जो मैं बोल रहा हूँ वो थोड़े से पॉइंट्स एक लिखे हुए हैं। एक और फायदा फार्मर के लिए अपन सोच सकते हैं कि फार्मर अब ऑर्गेनाइज हो गया। अभी इंडिया में क्या है, ज़्यादातर फार्मर अनऑर्गेनाइज है, ठीक है। अब नुकसान देख लेते हैं फार्मर के साथ क्या नुकसान हो सकता है। पहली बात तो अपन ने जैसे डिस्कस किया कि अगर पेप्सिको कंपनी जैसी कंपनी इंडिया के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है तो वो कौन से वाले किसानों के साथ करेगी, छोटे किसानों के साथ नहीं करेगी, बड़े किसानों के साथ करेगी, है ना, जो बड़े लेवल के किसान होंगे, जिनके पास कैपेसिटी ज़्यादा होगी, जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा होगी, है ना, जिनके पास ज़मीन ज़्यादा होगी, तो फिर वो बड़े बड़े किसान क्या है, प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं और एक जैसा करेंगे, है ना। जैसे मान लो आपने कोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर 20 किसानों को चुन लिया, बड़े बड़े सेलेक्ट कर लिया और कंपनी ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो कंपनी को 20 किसानों को समझाना ज़्यादा आसान है ना कि 5,000 किसान जो छोटे छोटे हैं उनको समझाना की कंपेरिजन में। समझ में आ गई आपको बात? दूसरा नुकसान क्या है, मतलब पहला नुकसान तो समझ में आ गया ना कि बड़े फार्मर को फायदा मिलेगा, छोटे फार्मर को फायदा मिलने के चांस कम है। सेकंड बात क्या है, अब अगर मान लो आपने बोला कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे जिले के अंदर कि आलू पैदा करो, तो बताओ अपनी क्रॉप कैसी हो जाएगी, मोनोकल्चर। मोनोकल्चर मतलब आप एक ही क्रॉप पैदा करोगे। अब तो इंडिया वैसे भी बेचारा परेशान रहता है इस मामले से। आपको पता है जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, इसकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि अपन व्हीट एंड राइस ही पैदा कर रहे हैं, गेहूं और चावल। तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि अब सुबह, वही अपन ने डिस्कस किया था पहले भी, कि सुबह आदमी रोटी खा रहा है, दिन में रोटी खा रहा है, रात को रोटी खा रहा है, तो स्टंटिंग प्रॉब्लम तो आएगी ना, मतलब इंसान की हाइट कम रह जाएगी, ठीक है। फिर वेस्टिंग प्रॉब्लम जो इसे बोलते हैं, मेल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, है ना, तो ये सारी प्रॉब्लम फिर जनरेट हो जाती है। तो
मतलब ये क्या है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो होना चाहिए ना वो दिक्कत आएगी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा। फिर अगली बात, आप है ना जब मतलब एक ही खेत, मतलब खेत के अंदर अपने आलू ही आलू पैदा करते रहोगे हर बार, तो फिर उसकी जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी होती है वो नहीं बनेगी। अपन क्या करते हैं सॉइल की प्रोडक्टिविटी के लिए, भाई नाइट्रोजन, वो उसके अंदर नाइट्रोजन जो होती है नेचुरल, वो उसके लिए अपन दालें उगाते हैं ना, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम फिर गड़बड़ हो जाएगा पूरा का पूरा, जब आप एक ही सॉइल के अंदर, उसी सॉइल के अंदर बार बार जब आप एक ही फसल उगाएंगे तो फिर उसकी प्रोडक्टिविटी जो होगी वो गिर जाएगी, है ना, ठीक है। और क्या नुकसान हो सकता है, और ये नुकसान है कि अगर मान लो फार्मर जो है उसको अभी उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 10 रुपये किलो के अंदर आलू का, अब उसने क्या सोच के किया था कि आलू के भाव जो है ना फ्यूचर में गिर जाएंगे, ठीक है, बम्पर पैदावार हो जाएगी, और मान लो मार्केट में आलू बिकेंगे 2 रुपये किलो, लेकिन क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से पहले ही कर रखा है 10 रुपये किलो का, तो मैं जाके कंपनी को 10 रुपये किलो में बेच के आऊँगा। लेकिन हुआ बिल्कुल विपरीत, उल्टा। उल्टा क्या कि कंपनी जो है अब जो मार्केट है, मार्केट के अंदर जो 3 महीने बाद रेट है वो आलू की बढ़ गई, 20 रुपये किलो हो गई, लेकिन क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो आपको कितने रुपए किलो में बेचना पड़ेगा माल, 10 रुपये किलो में बेचना पड़ेगा। तो मतलब जो फार्मर है उसको तेजी का फायदा नहीं मिल पाएगा मार्केट में। हाँ, लेकिन एक फायदा ये भी है फार्मर को कि मंदी का नुकसान भी नहीं झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो वो दोनों बातें हैं, ठीक है। अगर भाई मार्केट में रेट 1 रुपये किलो रह गई आलू की, तो भी फार्मर कितने में बेचेगा आप कंपनी को जाके, 10 रुपये किलो में। तो ये फायदा है, ठीक है। लेकिन नुकसान क्या है, अगर मार्केट में रेट बढ़ गई गलती से तो फिर वो बढ़ी हुई रेट नहीं बेच पाएगा उसने, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो उस कॉन्ट्रैक्ट से बाध्य है वो, है ना, ठीक है। फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना पड़ेगा। अच्छा, अगला नुकसान क्या है, अगला नुकसान ये है अगर कल को कोई डिस्प्यूट हो जाता है फार्मर का और कंपनी का, तो आप बताओ फार्मर जो है ना वो तो एक लेमैन है, कॉमन पर्सन है, लेकिन कंपनी के पास तो पूरी लीगल टीम होती है, तो फार्मर बेचारा कहाँ भिड़ेगा कंपनी से जाके, ठीक है, कहाँ कंपनी के चक्कर काटता रहेगा। तो अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो ये दिक्कत है सबसे बड़ी। क्लियर क्या, कि कंपनी जो है वो बहुत ऑर्गेनाइज होती है, बहुत बड़ी होती है, उनके पास अपनी लीगल टीम्स होती है, तो फार्मर तो बेचारा अपना जो है वो सीधा साधा, तो उसके साथ दिक्कत है। अगली बात, अगर अब एक और मेन बात यह है कि इसमें एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, तो अगर मान लो कोई कंपनी आती है तो फिर अलग अलग स्टेट के हिसाब से अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो सबका कॉन्ट्रैक्ट का नियम अलग अलग होगा। फिर एपीएमसी एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग कमेटी, मंडी, अब हर स्टेट का एपीएमसी एक्ट बना हुआ है, वो क्या कहता है फार्मर को जो अपना फसल बेचनी है वो केवल अपने मंडी में लाके बेचनी है। तो ये भी दिक्कत करेगा नहीं करेगा, भाई ये दिक्कत कैसे करेगा, फार्मर को आपने बोल दिया कि मंडी में लेके आके फसल बेचनी है ओनली, तो फार्मर क्या करेगा, मंडी में लेके आएगा, तो वो कंपनी को कैसे बेचेगा माल, ये भी दिक्कत है। और क्या दिक्कत हो सकती है, लिमिटेशन ऑफ स्टॉक होल्डिंग। अब आपने देखा होगा कई बार कि ना अपन ने असेंशियल कमोडिटी एक्ट बना रखा है। असेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या कहता है कि आप इस लिमिट से ज़्यादा, एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा दाल, चीनी, चावल वगैरह जो भी है ना, उनका स्टॉक नहीं रख सकते। ऐसा क्यों करा है गवर्नमेंट ने, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग ना हो। पहले लोग क्या करते थे, जो दुकानदार होते थे बड़े बड़े, वो अपने पास चावल, चीनी, इनकी ब्लैक मार्केटिंग कर लेते थे, इनका गोडाउन में माल पड़ रखते थे ना। इससे क्या होता था कि रेट बढ़ती रहती थी, और वो तब बेचते थे जब पूरी मार्केट में रेट बढ़ जाए। समझ रहे हो आप, जब पूरी मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी ना तब वो उस चीज़ को बेचेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने असेंशियल कमोडिटी एक्ट बना रखा था। तो इसके हिसाब से आप बना रखा है, अभी बना के रखा था, अभी भी है, तो इसके हिसाब से आप पर्टिकुलर स्टॉक से ज़्यादा माल अपने गोडाउन में नहीं रख सकते। लेकिन अब ये जो एक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर दिक्कत करेगा। क्यों, क्योंकि कंपनीज जो है वो किसानों से इकट्ठा माल खरीदेगी, ठीक है, तो उनके ऊपर भी ये लिमिट लागू हो जाएगी। तो फिर कंपनीज बोलेगी भाई हम तो किसी और चीज़ के लिए परचेस कर रहे हैं, हम तो खुद कंजम्पशन के लिए परचेस कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको बातें। अब इसका सॉल्यूशन, अब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, सारे फायदे हैं, अब इनका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन अपन को पॉजिटिव नोट में देना है। ऐसा नहीं कहना कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बेकार है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस साल मॉडल कॉन्ट्रैक्ट लॉ लेके आए हैं 2018 के अंदर, ठीक है। उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उसको एपीएमसी एक्ट से बाहर रखा है, ठीक है। स्टॉक होल्डिंग लिमिट जो है उस पर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली चीज़ों पे। अगली बात कि फार्मर्स जो हैं मतलब कंपनीज फार्मर से ज़मीन नहीं खरीद पाएगी किसी भी केस में। अब वरना क्या हो सकता है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट किया फार्मर से,
है ना। और मान लो फार्मर बेचारा डिफॉल्ट कर गया और कंडीशन ऐसी थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि अगर फार्मर डिफॉल्ट कर जाएगा तो फार्मर की ज़मीन कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो हमारा फार्मर तो बेचारा मर गया ना यहाँ पे। तो ऐसे काम नहीं करवाने, तो ये मना करता है वो मॉडल एक्ट। क्लियर क्या? अब अपन केवल रीडिंग कर लेते हैं और कुछ एक बातें देख लेते हैं, एक दो चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। तो पहली बात तो अपन को इसका मीनिंग देखना है, मीनिंग इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज अंडरटेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड प्राइस एंड प्री हार्वेस्ट एग्रीमेंट, है ना। यही अपन डिस्कस कर रहे थे कि प्राइस पहले से क्या हो गई है, फिक्स हो गई है, और हार्वेस्टिंग से भी पहले, कटाई से पहले, कटाई से पहले क्या, बुनाई, जब वो क्या बोलते हैं उसको, बोना, फसल के बोने के टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तय, ठीक है, पूरा का पूरा। अब मैं आपको बताऊं, इसको डेरिवेटिव बोलते हैं अपन। अगर आप इसको प्योर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में मुझसे पूछोगे ना, तो इसको अपन बोलते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव मतलब कि कोई चीज फ्यूचर के अंदर होने वाली है, ठीक है, फ्यूचर की एसेट है ना एक तरीके से ये। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट्स क्या है कि इससे ऑर्गेनाइज एक्टिविटी बढ़ेगी फार्मिंग, है ना, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी बताओ क्यों बढ़ेगी फार्मर की? अभी इंडिया में प्रोडक्शन ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्टिविटी कम है। प्रोडक्शन मतलब अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। अब एक बार बताना जरा आप कि कितना प्रोडक्शन होगा एग्रीकल्चर का इंडिया में एक साल के अंदर। एग्जाम में डेटा लिखोगे तो क्या लिखोगे आप? ये लिखना, अराउंड 300 मिलियन टन्स, ठीक है। इतना करीबन जो है, थोड़ा सा इससे कम होता है, 285 करीबन है। तो अभी पता लगेगा वैसे 18-19 का, तो 31 मार्च 2019 के बाद। लेकिन आप इतना डेटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ है ये ना। अराउंड जरूर लिखना आगे ना, 300 मिलियन टन। और आपका एक होमवर्क है, आज आप है ना इकोनॉमिक सर्वे देखना राजस्थान का, उसमें चेक करके मुझे बताना कि राजस्थान का कितना प्रोडक्शन है एक साल का, ठीक है, ये आपका काम है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ करीबन करीबन 1/10 होगा, ठीक है, शायद तक तो, लेकिन फिर भी आप एग्जैक्ट डेटा दो मेरे को। सेकंड, इट लिंक फार्मर टू ग्लोबल सप्लाई चेन, वेरी इंपॉर्टेंट। सप्लाई चेन क्या होती है पहले तो ये बताओ? सप्लाई चेन मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो गुड्स जा रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग कैसे, आप रॉ मटेरियल कहीं से खरीदते हो, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, उसको स्टोरेज होता है वेयर हाउस के अंदर, तो फिर उसके बाद उस रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो, फाइनल प्रोडक्ट को बेचते हो, उसका फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर वो कंज्यूमर के पास पहुंचता है, बीच में पैकिंग होती है। तो ये पूरी चीज़ क्या है, सप्लाई चेन है, ठीक है, इसे बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और ये टॉपिक है ना यूपीएससी के अंदर साफ साफ मेंशनड है। सप्लाई चेन के अंदर केवल ये नहीं, लॉजिस्टिक आ गया, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन को एक और नाम लॉजिस्टिक कहते हैं ना। तो लॉजिस्टिक तो है ही, लॉजिस्टिक के साथ साथ क्या है, वेयर हाउसिंग भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, ठीक है, गुड्स को जमा करना एक जगह पे, स्टोर करना, तो ये सब चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड होती है, सप्लाई चेन के अंदर। तो सप्लाई, ग्लोबल सप्लाई चेन क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है यहाँ पे, ग्लोबल। ग्लोबल सप्लाई चेन मतलब अब जैसे मान लो इंडिया से सपोज करो बासमती राइस एक्सपोर्ट होता है, आपको पता होगा ये कि इंडिया से बासमती राइस एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये सप्लाई चेन है एक ग्लोबल, कि इंडिया का सारा बासमती चावल जो है इंडिया के अंदर नहीं मिलता, ठीक है। अपन जो बासमती खाते हैं वो नाम का बासमती होता है, वो रियल में बासमती होता ही नहीं है, क्योंकि वो इंडिया के अंदर रुकता ही नहीं है। सारा का सारा बासमती जो है वो बाहर चला जाता है, ठीक है। कंपनी अपन को जो बासमती राइस बोल के बेचती है वो बासमती रियल में है ही नहीं, ठीक है। बासमती चावल की जब पकने के बाद साइज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन अपन यूके यूएस के अंदर सारा एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ ग्लोबल सप्लाई चेन में हो गया ना। तो अभी अपना फार्मर क्या कर रहा है, वो आसपास की मंडियों में बेच रहा है माल, तो कई बार तो उसका प्रोडक्शन सड़ जाता है, तो उसका जो माल है वो एक लोकल एरिया में बिक रहा है, सिटी के अंदर या डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लेकिन अगर वो माल कंपनीज के थ्रू जाएगा तो वो ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बन सकता है, ठीक है। फिर वो यहाँ से मान लो जापान जा रहा है, जापान से यूके वुके ऐसे कुछ भी है ना, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा। अब क्योंकि जब कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगी फार्मर के साथ, तो फार्मर को क्या प्रोवाइड करेगी, फार्मर को लोन भी दे सकती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकती है। एक सेकंड, बैटरी गई इसको लगता है। हाँ, तो फार्मर, जब वो फार्मर कंपनीज के साथ मिलेगा तो कंपनीज उसको क्या प्रोवाइड करेगी, लोन भी प्रोवाइड कर सकती है, उसको बेटर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, तो अपने आप इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ना, तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा।
प्राइस फ्लक्चुएशन का रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, वो तो अपना मेन पॉइंट है ही। सबसे बड़ी बात तो भाई मैंने बताया ना कि 10 रुपये किलो अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब फ्यूचर में किसी भी रेट पे बिके, चाहे वो आलू 2 रुपये किलो में बिके चाहे 20 रुपये किलो में, फार्मर को कितने रुपए मिलेंगे, 10 रुपये किलो फिक्स हो गया, तो उसका रिस्क कम हो गया। बायर को क्या फायदा है, मतलब कंपनी को क्या फायदा है, रॉ मटेरियल मिल जाएगा टाइम पे। ठीक है, उसको रॉ मटेरियल के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट सिस्टम पे लोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अपन ने डिस्कस किया ना कि गवर्नमेंट क्या करती है, बफर स्टॉक मेंटेन करती है और एमएसपी पे सरकार जो है किसानों से खरीदती है। और अपन ने ये भी देखा था कि शांता कुमार कमेटी के हिसाब से केवल 4% ही जो है फार्मर्स, या 4 या 6% ही फार्मर्स जो है दे पाते हैं। ठीक है, इट हेल्प इन स्किलिंग फार्मर्स, फार्मर के अंदर स्किल्स पड़ेगी, ऑब्वियस ही बात है, फार्मर को कई सारी चीज़ें पता लगेगी। दैट फार्मर एबल टू यूज रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन एक्सेट्रा। ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटीज बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बैंक से फार्मर क्या करेगा, अब बैंक के पास जाएगा, फार्मर हमारा किसान जो है बैंक के पास जाएगा और बोलेगा देखो ये कॉन्ट्रैक्ट, इसके बेसिस को मुझे क्या दे दो, लोन दे दो। डिस्ट्रेस सेल से प्रोटेक्ट करेगी चीज। अभी फार्मर क्या करता है, अपने जो माल है उसको औने पौने दाम में बेच देता है मार्केट में। ठीक है, इसके लिमिटेशंस क्या है अपन ने डिस्कस किया। सबसे बड़ी बात तो लार्ज फार्मर्स को फायदा होगा, अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी होती है कि वो, उनके पास जमीनें बड़ी है, तो फिर कंपनी को भी चाहिए कि एक जैसा माल उगे। ठीक है, सिमिलर क्वालिटी का क्रॉप उगे। ठीक है, मोनोकल्चर प्रमोट होगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मोनोकल्चर मतलब एक ही क्रॉप उगाने का कल्चर। ठीक है, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो गवर्नमेंट बात करती है वो क्या हो जाएगा, उल्टा कम हो जाएगा। अपन को बढ़ाना चाहिए इसको, लेकिन कम हो जाएगा। फर्टिलिटी ऑफ लैंड क्या हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी, जो लैंड की उपजाऊ है, क्योंकि आप एक ही क्रॉप बार बार उगाओगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो अपन ने डिस्कस किया था कंपनी की तो पहुंच है वो बहुत ऊंची। ठीक है, उसके पास लीगल टीम है, तो फिर हमारा फार्मर क्या करेगा, फार्मर अनेबल टू बेनिफिट फ्रॉम प्राइस हाइक। अपन ने ये भी डिस्कस किया था, अगर मार्केट में जो रेट है वो आलू की हो गई 20 रुपए किलो 10 की जगह, तो फार्मर को फिर भी क्या करना पड़ेगा, वो आलू 10 रुपए किलो में ही बेचना पड़ेगा कंपनी को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीएम क्रॉप्स। मान लो अगर कंपनी बोलती है कि फार्मर तुम्हें कॉटन उगाना है, ठीक है, और हम तुम्हें इसके लिए जीएम जो सीड्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। क्या होते हैं बताओ, बीटी कॉटन बोलते हैं ना अपन, बीटी कॉटन। तो फार्मर बोल रहा है कि भाई मुझे बीटी कॉटन दे दो, चलो। अब इसके साथ दिक्कत क्या है, बीटी कॉटन के साथ बहुत सारी दिक्कत है। अपन ने इसको पढ़ा है जीएम क्रॉप्स में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा कि ये क्या है, लत लग जाती है एक तरीके से इसकी, है ना। ठीक है, बार बार फिर आप यही क्रॉप उगाओगे, अगर ये क्रॉप नहीं होगी तो फिर प्रोडक्शन जो है गिर सकता है। ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा एक पूरी डिबेट चल रही है किस पे, जीएम मस्टर्ड पे, और एक डिबेट चल रही है किस पे, बीटी ब्रिंजल पे। चलो आज आपको टॉपिक देते हैं तैयार करने के लिए, जीएम क्रॉप्स। आप जीएम क्रॉप्स पे लिख के आओ, इसके क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। अभी अभी है ना एमएस स्वामीनाथन ने एक रिसर्च पेपर लिखा था, उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। उन्होंने बीटी कॉटन को बड़ा क्रिटिसाइज किया था जम के। ठीक है, लेकिन जब मतलब सरकार की तरफ से किसी ने रिप्लाई किया तो फिर वो उन्होंने पीछे हट गए। फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं भाई, रिसर्च पेपर जो है उसका क्रेडिट मेरे को नहीं जाएगा, किसी और को जाएगा। तो ये दिक्कत है। तो अभी क्या है, ये जो दोनों क्रॉप्स है ना, इनको अप्रूवल तो मिल चुकी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी होती है एक, जीईएसी, है ना, इससे अप्रूवल तो मिल चुकी है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए हानि किया इन दोनों क्रॉप्स के लिए, क्योंकि वही एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई कॉटन तो चलो खाने की चीज नहीं होती, पहनने की चीज होती है, लेकिन मस्टर्ड तो क्या है, मस्टर्ड और ब्रिंजल ये दोनों चीजें खाने की है। ठीक है, सरसों और बैंगन दोनों चीजें खाने में काम आएगी, तो हम खाने वाली चीज के अंदर जेनेटिक मॉडिफाइड कैसे करें। अगला पॉइंट, स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स। ठीक है, अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, अपन ने भी डिस्कस किया था कि स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स ऑलरेडी तय है, उससे ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकते आप। फिर एपीएमसी एक्ट, एपीएमसी एक्ट क्या कहता है कि फार्मर को जो अपना जो भी अनाज है, फल है, सब्जियां हैं, जो भी है, वो सब चीजें एपीएमसी पे लाके आके बेचनी पड़ेगी, है ना। ठीक है, और एग्रीकल्चर क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है, ये भी दिक्कत है। तो अब क्या आया है, एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट आया है, ये इंपॉर्टेंट है, नया एक्ट है। ये क्या कह रहा है,
पहली बात अपन ने डिस्कस किया था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होगी आउटसाइड होगी एपीएमसी के, मतलब एपीएमसी जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं होगा। एपीएमसी कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाएगा कि भैया फार्मर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे कर रहा है, ठीक है, उसको तो एपीएमसी के अंदर माल बेचना चाहिए। अगली बात, डेडिकेटेड डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने कि एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म जो है, क्योंकि कंपनी जो होगी बहुत लार्ज साइज होगी, उससे फार्मर कैसे निपटेगा, हो सकता है मल्टीनेशनल कंपनी हो। बैन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड ओनरशिप अपन ने डिस्कस किया था, किसी भी केस में फार्मर की जमीन कंपनी के हाथों में नहीं जाएगी, है ना, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगली बात, नॉन एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स, अभी अपन ने डिस्कस किया। असेंशियल कमोडिटी एक्ट बना हुआ है, उसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि एक स्टॉक होल्डिंग लिमिट होनी चाहिए, ठीक है, होती है, तो उसको अपन को पार करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। तो ये बोल दिया इसमें नॉन एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक होल्डिंग लिमिट, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट बोला इन्होंने। और स्टेट लेवल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसका काम होगा प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो ये अच्छा पॉइंट है, ये भी एक कि एक इन्होंने रेगुलेटर बना दिया, हर स्टेट गवर्नमेंट एक रेगुलेटर तैयार करेगी, स्टेट लेवल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अथॉरिटी। क्लियर क्या? तो ऐसे आपको आंसर लिख सकते हो, और भी पॉइंट है, और भी पॉइंट ऐड कर सकते हो, ठीक है, कुछ कमेंट में बताना चाहते हो तो बता सकते हो, कोई नया पॉइंट है तो। मेरे पास तो काफ़ी से, मतलब मैंने तो काफ़ी ये खोजबीन करके ऐसे पॉइंट निकाल रखे थे, ठीक है, मेरे नोटबुक में लिखे हुए थे सारे पॉइंट। तो ठीक है, इतना पढ़ लेते हैं, फिर अगली क्लास में देखते हैं। थैंक यू।